हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5 सेक्शन 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे, पेस्टुलिज्म इन अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अफ्रीका में किस तरह की पेस्टुलिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी वो डन करी जाती थी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि अफ्रीका में वर्ल्ड के जो टोटल पेस्टुलिस्ट की पॉपुलेशन है वो मतलब हाफ से ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर। मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पेस्टुलिस्ट पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका में ही पाई जाती है। ठीक है, और आज के टाइम पर 22 मिलियन अफ्रीकन्स जो हैं वो मतलब डिपेंड करते हैं किस पर, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पर, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को, अपने रोज़गार को चला सकें। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आती हैं जो वहाँ पे पेस्टोरलिस्ट एक्टिविटीज़ को डन करते हैं, लाइक बेड्यून्स, ठीक है, बर्बर्स, मसाई, शोमाली, बोरन, ठीक है, तुर्काना, ये सब कम्युनिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं। और उनमें से कुछ जो हैं वो आज के टाइम पर भी सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में रहती हैं, जो डेजर्ट एरियाज़ में रहती हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कैटल्स की मतलब नंबरिंग जो थी वो इंक्रीज़ कर दी, लाइक कैमल्स हो गई, गोट्स हो गई, शीप हो गई, डंकीज हो गए। ठीक है, ताकि वो उनका क्या कर सकें, मतलब ट्रेड कर सकें उन्हीं के प्रोडक्ट्स से, लाइक मिल्क हो गया, मीट, एनिमल स्किन और वूल। ठीक है, इन चीज़ों से वो कुछ ना कुछ अपना मतलब अर्निंग पार्ट निकालना चाहते थे, जिससे कि वो सरवाइव कर सकें। और कुछ ऐसे थे जो ट्रेड करके, मतलब ट्रांसपोर्ट करके या अदर पेस्टोरल एक्टिविटीज़ को डन करके एग्रीकल्चर के साथ वो कुछ मतलब क्या कर सकते थे, अर्निंग को निकाल सकते थे। और कुछ जो थे वो अदर अलग अलग तरह की और जॉब्स जो थे वो करते थे, लाइक बहुत ही कम जो मतलब उनको अर्निंग हो सके। ठीक है, पेस्ट्रोलिज्म से। जैसे कि हम लोगों ने इंडियन पेस्ट्रोलिस्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग अफ्रीकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल जो था वो किस तरह से कॉलोनियल पीरियड की वजह से टोटली चेंज हो गया और कौन कौन से चेंजेस वहाँ पर किए गए थे। तो चलिए अब उनके उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी मसाई, उसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। और मसाई के जो कैटल हर्डर थे, उन्होंने वो मतलब कहाँ पर रहते थे, मैक्सिमम ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। और कहते हैं कि यहाँ पर 3 लाख मतलब साउदर्न कीनिया में लोग थे, और साथ में 1,50,000 तंजानिया में पेस्टोरलिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले लोग जो थे वो पाए जाते थे। उसके बाद कुछ न्यू लॉस लगाए गए, रेगुलेशंस लगाए गए, जिससे कि वो ज़मीन को अपने कंट्रोल में कर सकें। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जैसे इंडिया में लगाई गई थी कि हाँ, फॉरेस्ट लॉ लगा देने के बाद उनकी टोटल कलेक्शन जो थी, फेचिंग फायरवुड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो थी वो टोटली उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। किस तरह से उस टाइम पर ड्रॉट जैसी आपातकालीन स्थितियाँ जो थी वो बनी हुई थी, और किस तरह से सोशल रिलेशनशिप जो थी वो रीशेप हुई थी। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है सेक्शन 3.1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेजिंग लैंड जो थी वो मतलब ग्रेजिंग लैंड कहाँ जा रही थी। ठीक है, कहने का मतलब है ग्रेजिंग लैंड डिसअपियर होती जा रही थी। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मसाइज को, जो कि बहुत कॉन्टिन्यूसली वो मतलब फेस कर रहे थे कि ग्रेजिंग लैंड जो थी वो डिसअपियर होती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी। जब कॉलोनियल पीरियड नहीं लगा हुआ था, उससे पहले मसाई लैंड जो थी वो मतलब बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर रखा था, नॉर्थ कीनिया से कहाँ तक, नॉर्दर्न तंजानिया तक उन्होंने कवर कर रखा था। और 19th सेंचुरी का जो लेट टाइम पीरियड था, लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन इम्पीरियल पावर जो थी उन्हें स्क्रैम्बल करना शुरू कर दिया, उस एरिया को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, और पोसेशंस हुए। अफ्रीका में वो लोग आ चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, उन रीजन्स को ना डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज़ में बांट लिया। ठीक है, उसके बाद 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, उस टाइम पर मसाई लैंड जो थी वो टोटली कट हो गई। हाफ इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई, किसके बीच है, ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका में। ठीक है, अब ये ब्रिटिश मतलब एक बाउंड्री लाइन खींच दी गई। अब सब्सिक्वेंटली ये बताया जाता है जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थी, जो अच्छे वाली ग्रेजिंग लैंड्स थी, जहाँ पर अच्छा पास्चर मिल सकता था, वहाँ पर क्या हुआ, वो सेटलमेंट, वाइट सेटलमेंट मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई, और जो मसाइज थे उनको बहुत ही स्मॉल एरिया जो था वो प्रोवाइड करा गया। अब ये जो स्मॉल एरिया था वो साउथ कीनिया और नॉर्थ तंजानिया में था। और मसाइज जो थे उनने
अबाउट मतलब जब कॉलोनियल पीरियड लगा, मतलब कॉलोनीज लगाई गई, उस टाइम पर कॉलोनियल लैंड उनके पास 60% जो थी वो किसके पास चली गई, वाइट मतलब कंट्रोल में चली गई, मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली गई। ओनली 40% जो थी वो मसाइज के पास रह चुकी थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एरिड जोन था वो मतलब वहाँ पर बहुत ही पुअर पास्चर होता था, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल जो था वो टाइमली नहीं होता था। और लेट 19th सेंचुरी में देखा गया, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ईस्ट अफ्रीका की, उसने इनकरेज किया लोकल पीजेंट्स को, मतलब उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि आप लोग क्या करो, अपनी कल्टीवेशन को एक्सपैंड करो। ठीक है। जैसे जैसे कल्टीवेशन एक्सपैंड होती गई, कल्टीवेशन करना बढ़ाया गया, तो पास्चर लैंड थी वो क्या हो गई, कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट हो गई। जहाँ पर पहले पास्चर हुआ करता था वहाँ पर क्रॉप्स लगा दी गई। प्री कॉलोनियल टाइम पर क्या हुआ करता था, जब कॉलोनीज नहीं लगाई गई थी, कॉलोनीज लगने से पहले का जो टाइम पीरियड था, वहाँ पर मसाई पेस्टलिस्ट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे अपने एग्रीकल्चर नेबर्स के साथ में, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल रूल का एंड होने वाला था, सिचुएशन जो थी वो बुरी तरह से मतलब रिवर्स हो गई। अब उनके हाथ में ना तो इकोनॉमिक कंट्रोल था, ना ही पॉलिटिकल कंट्रोल। बहुत बड़े बड़े जो एरियाज थे जहाँ पर ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी, अब वो क्या बन गए, वो गेमिंग स्पॉट्स बन गए, वहाँ पर गेम्स के लिए रखा गया उनको। मसाई मारा और संबोरू नेशनल पार्क जो कि कीनिया में है, उन और साथ में नेशनल पार्क इन कीनिया एंड सीरनगती पार्क इन तंजानिया। ठीक है। ये जो पार्क हैं अब ये इस्टेब्लिश कर दिए गए। पेस्टलिस्ट की वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो अलो ही नहीं होती, मतलब उनको इन रिजर्व्स में जाने ही नहीं दिया जाता। और मतलब किसी भी तरह की ना तो वो हंटिंग कर सकते और ना ही अपने कैटल्स को क्या करवा सकते, ग्रेज करवा सकते थे इन एरियाज़ में, मतलब जहाँ पर पार्क्स बना दिए गए थे। और ये जो रिजर्व्ड एरियाज़ थे वहाँ पर जैसे वो ट्रेडिशनली मसाई हर्ड्स को लेके वो ग्रेजिंग करवाते थे, अब वो वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उनके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। अब ये जो सीरनगति नेशनल पार्क था फॉर एग्जांपल, तो इसको कितने एरिया में क्रिएट किया गया था, जो पहले मसाई ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी, 14,760 किलोमीटर में इसको क्रिएट किया गया था, मतलब बना लिया गया था, जो ऑलरेडी पहले किसकी कंट्रोल में थी, मसाई ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी। ठीक है। तो ये था। इसके आगे है, अब जो ग्रेजिंग लैंड थी उनकी अच्छे वाली ग्रेजिंग लैंड थी, जहाँ पर उनको अच्छा मतलब चारा फॉरेज वगैरह मिल सकता था, उस पर उनने मतलब एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया, या फिर उनके मसाइज की एक्टिविटीज़ के ऊपर मतलब लिमिट लगा दी गई। अब ग्रेजिंग लैंड जो थी वो डिसअपियर हो रही थी, और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी पास्चर था वो डिट्रॉइट होता जा रहा था, मतलब वहाँ से पैरिश होता जा रहा था। फॉडर जो था उसकी भी बहुत कम सप्लाई होती थी, और कैटल्स जो थे उनको फीड करवाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी पेस्टलिस्ट को। इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।